हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग आज विज्ञान पढ़ेंगे, जो कि विज्ञान विषय काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, यानी विज्ञान ने और तकनीकी में विज्ञान और तकनीकी में क्या क्या नया नया प्रगति हुआ, यानी परिवर्तन हो गया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग किताब निकाल लीजिए और अच्छे से देखते चलिए। देखिए, पिछली कक्षाओं में आप लोगों को पढ़ा है विज्ञान और तकनीकी ने क्या किया, हमारे दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव लाया है। ना, जैसे काफ़ी कुछ परिवर्तन हो गया है और इससे नई नई परिवर्तन हुए हैं, जिसका हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा हम लोग जाने हैं कि विज्ञान तकनीकी ने हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव लाया। इसके बाद जो नए नए परिवर्तन हुए उसका अध्ययन इस कक्षा में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को बताइए, मित्रों को बताइए। ये एकदम निःशुल्क कक्षा है, जिसमें किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लगता है। तो आप घर बैठे अपने शैक्षिक स्तर को सुधार सकते हो। तो देखो, अब देखते हैं कि नवीनतम प्रगति क्या हुआ है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में। के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति माने जानते हो क्या होता है, विकास होना। उसका क्या क्या, कैसे, कहां से क्या विकास हो गया। अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या। अच्छा, जो विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में विकास होगा, परिवर्तन होगा, तो जाहिर है कि मानव के जीवन में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि मानव जो है किससे जुड़ा हुआ है, विज्ञान एवं तकनीकी से जुड़ा है। अगर इससे मानव दूर हो जाएगा तो उसका विकास क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो हमको अपने विकास को बढ़ाना है तो तकनीकी को जीवन में अपनाना होगा। अपनाए हैं तभी देखो आज हम लोग क्या हो गए, आधुनिक हो गए। पहले क्या था, न तो हम लोगों को खाने का तरीका पता था अच्छे से, भोजन क्या होता है, उसकी क्वालिटी क्या होती है, न तो रहने के लिए हम लोगों को आवास के बारे में कुछ जानकारी थी, मौसम के बारे में कोई अच्छी जानकारी नहीं थी, बस अनुमान लगाते थे। लेकिन आज क्या है, हम लोग एकदम फैक्ट अच्छी तरह से इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। किसके द्वारा, इसी विज्ञान और तकनीकी के द्वारा। अब ध्यान दीजिए, जैसे इसने किसमें परिवर्तन लाया, जैसे संचार हो गया और शिक्षा में, यातायात और चिकित्सा, यातायात, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग, ऊर्जा आदि। अब ध्यान दीजिए, इसे विज्ञान तकनीकी ने किन किन क्षेत्रों में परिवर्तन लाया है। किसमें लाया परिवर्तन, कोई पूछता है तो आप बताओगे, संचार बताओगे, शिक्षा बताओगे, यातायात बताओगे, चिकित्सा बताओगे, कृषि, परिवहन के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जो है, और ऊर्जा में। इन सब में विज्ञान ने क्या क्या परिवर्तन किया है। देखो, मैं बता रहा हूँ, जैसे संचार क्या होता है, सूचना। पहले लोग सूचना कैसे देते थे, पत्र के माध्यम से देते थे। एक पत्र लिखते थे, उसको डाकखाने में जाते थे, फिर बॉक्स में डालते थे, सूचना मिलता था। फिर बाद में उसके बाद क्या आया, तार के द्वारा सूचना देने लगे। फिर धीरे धीरे परिवर्तन हुआ ना। आज कैसे सूचना दे रहे हो, आज हम लोग किसके द्वारा दे रहे हैं सूचना, मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है। हम घर बैठे बैठे किसी कोई समस्या हो रही है तुरंत उसको बता दे रहे हो। अब जैसे आप लोगों को कोई और समस्या हुई तो आप तुरंत फ़ोन कर रहे हो किस पे, 112 पे,
सूचना मिल रही है उसको, तुरंत आपकी सुरक्षा हो जा रही है, पुलिस आकर के आपकी सेफ्टी दे रही है। कोई घर में अगर बीमार हो रहा है उसमें भी 108 102 है, उस पर फ़ोन करते हो, तुरंत अस्पताल से एम्बुलेंस आती है, आपको सुविधा देती है और ले जाती है। तो ये संचार के क्षेत्र में हो गया, ठीक है। और फिर देखिए कंप्यूटर, हम लोग कोई क्वेश्चन गणित का या कोई और भी विषय के बारे में जानकारी लेते हैं तो उसमें समस्या होती है, तो कंप्यूटर ने क्या किया, उसको आसान बना दिया कि नहीं बना दिया। आप आसानी से बड़े बड़े समस्याओं को सॉल्व कर सकते हो इसी संचार के माध्यम से। और फिर ध्यान दीजिए, देखिए जैसे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी है, ये जो संचार है आपको एक जगह बैठे बैठे आपको सूचनाएं देता है। मोबाइल खोलिए, अभी जो हम भी बता रहे हैं आपको, ये जान लीजिए संचार के ही माध्यम से मिल रहा है। अब हम यहाँ बता देंगे, आपने घर पे इसके बाद मोबाइल में यूट्यूब पे जा करके देखना है, और देखते हो तो उससे आपको न तो घर से बाहर निकलना होगा, न तो पैसे खर्च करने होंगे, आराम से फ्री घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो। नहीं तो भी जाओगे कहीं कोचिंग पढ़ने, ट्यूशन पढ़ने, तो घर से निकलोगे और उसको पैसे ज़्यादा दोगे। संचार ने क्या किया, परिवर्तन कर दिया। मतलब संचार ने ऐसा कर दिया, शिक्षा को हर स्तर तक पहुंचाने का कार्य कर दिया है, सूचना को हर स्तर तक पहुंचाने का कार्य कर दिया है। किसने, इसी संचार ने। अच्छा बातें हैं दूसरा, शिक्षा। शिक्षा क्या है, पहले लोग शिक्षा कैसे लेते थे, आश्रम पद्धति से, गुरुकुल में रहते थे लोग, वहाँ रात दिन रहना, वहाँ उनकी सेवा करना, लकड़ी बीनते थे, कुछ भिक्षाटन करते थे, उससे मांग करके अपने पोषण को खाना खाते या रहते थे। और फिर कुछ वर्ग तक ही शिक्षा पाते थे, सबको ऐसी शिक्षा नहीं मिलती थी जो आज आप लोग अच्छे से पढ़ लिख रहे हो। पहले ऐसा शिक्षा सबको नहीं मिलता था, कुछ वर्गों को ही निर्धारित था कि यही वर्ग जो है शिक्षा को ग्रहण कर पाएगा। लेकिन आज के क्षेत्र में, आधुनिक क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीकी ने परिवर्तन किया नहीं किया, अब हर वर्ग शिक्षा पा सकता है। आप घर बैठे, अच्छा शिक्षा को सस्ता भी कर दिया है, यूट्यूब पे देखिए फ्री में सब क्लासेस मिल रही हैं, आराम से इसको पढ़िए, पढ़ रहे हैं ना, ऊंची ऊंची डिग्री भी ले रहे हैं लोग। पहले था किसी को पता ही नहीं रहता था कहाँ से कौन सा फॉर्म निकला है, कैसे आवेदन करना है, लेकिन इस विज्ञान और तकनीकी ने क्या किया, उसको भी सरल कर दिया। और दूसरा आ जाइए यातायात। यातायात यातायात में भी परिवर्तन हुआ। पहले लोग किससे चलते थे, यहाँ इसको हमने लिखा है, आते हैं पहले। पहले यातायात में क्या था, जो यातायात पहले था, जो ट्रांसपोर्ट था, पहले लोग कैसे चलते थे, पैदल पैदल चलते थे ना, फिर बाद में बैलगाड़ी, फिर साइकिल हुआ। अब देखो ये सब कैसे थे, इस शारीरिक बल के द्वारा, यानी शारीरिक ऊर्जा से चलते थे। जैसे पैदल था, हम लोग चलते हैं अपने पैर से, तो हमारे शरीर से ऊर्जा निकल रही है ना, उसमें यूज हो रहा है नहीं हो रहा। फिर बाद में आया जो बैलगाड़ी हो गया, तांगा हो गया, इक्का देखते होंगे, इसमें घोड़े रहते थे। बैलगाड़ी में ये भी शारीरिक ऊर्जा लगती है, बैल के द्वारा इस गाड़ी को खींचा जाता था। फिर बाद में आया साइकिल। साइकिल भी हम चलाते हैं, कैसे चलाते हो, मांसपेशी के द्वारा ही चलता है ना, शारीरिक ऊर्जा लगता है ना, इसको पेशी ऊर्जा कहते हैं। अब आ गया मोटरसाइकिल। अच्छा, मोटरसाइकिल का मतलब क्या समझ रहे हो, ऐसी साइकिल जिसमें क्या लगा हो, मोटर लगा हो। मोटरसाइकिल में देख लीजिए, आपके पास कई गाड़ियां हैं, देखते होंगे, बुलेट हो गया, पल्सर हो गया, अपाची हो गई, हीरो होंडा हो गया, तो काफ़ी हो गया ना, अच्छी उसमें परिवर्तन हुआ। अब मोटरसाइकिल के बाद आ गया, क्या कहते हैं, चार चक्के में आ गया, जैसे कार हो गया, बस हो गया, ट्रेन हो गई, और फिर हवाई जहाज हो गए, सब हो गए ना। जल में देखिए पहले नाव था, अब वहाँ क्या हो गया, पानी वाला जहाज चलने लगा। पानी में पहले लोग कैसे, नौका के द्वारा चलते थे, हाथ से उसको क्या करते थे,
चप्पू से उसको चलाते थे। लेकिन अब क्या हो गया, उसमें भी परिवर्तन हो गया, मोटर लग गया और मोटर के द्वारा क्या है, लंबी दूरी को तय कर ले रहे हैं। अच्छा ये बताइए, पैदल से जब चलते थे लोग कम दूरी तय कर पाते थे एक दिन में, फिर बैलगाड़ी से भी थोड़ा उससे अधिक दूरी तय कर पाते थे, साइकिल से और दूरी तय कर पाते थे, मोटरसाइकिल उससे ज़्यादा दूरी, कार आ गया एक दिन उससे ज़्यादा दूरी का, बस भी वही है। अब ट्रेन है, ट्रेन तो बहुत ज़्यादा दूरी तय कर देती है। ट्रेन में जैसे हो गया, क्या हो गया आपका, मोनो ट्रेन हो गया, बुलेट ट्रेन हो गया, मैग्नेटिक जो ट्रेन होते हैं, ये सब परिवर्तन हो गया। फिर हवाई जहाज आ गए, हवाई जहाज में पहले हेलीकॉप्टर, फिर उसके बाद अब देखिए सुपरसोनिक जेट, ये सब काफ़ी चीज़ें आ गई, परिवर्तन हुआ ना। इसमें क्या परिवर्तन आप पा रहे हो, समय का बचत हो रहा है और दूरी कम हो रही है, समय बच रहा है और दूरी कम हो रही है। दूरी कम है, जैसे अगर हमको मुंबई जाना है तो हम फ्लाइट से अभी चले जाएं 2-1 घंटे में आराम से पहुंच जाओगे, लेकिन अगर हमको पैदल जाना है तो 1 घंटे में पहुंच पाओगे मुंबई, नहीं पहुंच पाओगे। क्या करना है, समय हमको बचाना है ना। तो समय बचाने के लिए क्या करना है, आधुनिक यातायात के साधनों का प्रयोग करना है। ये आधुनिक यातायात साधनों में कौन कौन से हैं, जैसे हमारा हो गया है ये कार हो गया, बस हो गया, ट्रेन हो गया, हवाई जहाज हो गया, ये सब हो गए, मोटरसाइकिल हो गए। अब ये सब जो है परंपरागत जो प्राचीन यातायात साधन है भाई। अभी भी कुछ लोग देखिए ईंट के भट्ठों पे काम करते हैं, वहाँ घोड़े या खच्चर का प्रयोग करते हैं, बोझा ढोने का कार्य करते हैं। बैलगाड़ी से देखो बोझा ढोते थे, लेकिन ट्रक जब उसके स्थान पे आ गया, उससे अधिक मात्रा में और कम समय में बोझा को क्या करे, सामान को ले जा सकता है। परिवर्तन हुआ ना। आते हैं दूसरा देखते हैं, यातायात था, अब चिकित्सा। चिकित्सा से समझ रहे हो क्या है, इलाज में, जैसे चिकित्सा में क्या है, पहले लोग बीमार होते थे, घरेलू उपचार करते थे ना पहले लोग, लेकिन अब क्या हो गया, घरेलू उपचार के अलावा अब क्या हो गया, अब आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके आप आसानी से इलाज कर रहे हैं। पहले बीमारियां होती थी घंटों में, हैया जिसको गांव में लोग बोलते थे, उसके द्वारा लोग घंटों में कई लोग मर जाते थे। एक को जला के आए, उसको दफना के आए, तब तक दूसरा मरा पड़ा रहता था, इलाज नहीं हो पाता था। जैसे चिकन पॉक्स हो गए, पोलियो हो गए, ये सब बहुत खतरनाक बीमारियां थी, लेकिन क्या किया, आधुनिक तकनीकी ने, चिकित्सा पद्धति ने इसमें सुधार ला दिया। ऑपरेशन देखो, पहले क्या था, ज़्यादा चीड़-फाड़, अब तो ऐसा सुविधा आ गई है, आपको दूरबीन भी से ऑपरेशन कर दे रहे हैं, बिना चीड़-फाड़ किए ही ऑपरेशन कर दे रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो बहुत बदलाव आ गया। आधुनिक मशीनों का भी प्रयोग किया जा रहा है, जैसे क्या हो गया चिकित्सा में, स्कैनर का नाम सुने होंगे, और एक्सरे का नाम सुने हैं, एक्सरे। अच्छा, एक्सरे किसके लिए होता है, जैसे आपका फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई, इंटरनल पार्ट के जो बॉडी के इंटरनल पार्ट हैं उनको एक्सरे करते हैं। उसके एक्सरे का जब होता है तो उसका उसी तरह हूबहू एक कॉपी बन के दिखता है। जैसे हड्डी अगर आपकी टूट गई है, कहाँ से टूटा है, उसको क्या करोगे, अब इसे फिंगर है या आपका ये टूट गया यहाँ से, ऐसे तो हम देख नहीं पाएंगे ना कहाँ से टूटा है। इसका एक्सरे करोगे, इसके इंटरनल देखोगे कहाँ से ब्रेक है, तो उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट करोगे। आसान हुआ कि नहीं हुआ। पहले लोग क्या करते, बांस की खपच्ची लगा देते थे, ऐसे सीधा बांध देते थे, सही से जुड़ता भी नहीं था, टेढ़ी की टेढ़ी हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा है, अच्छी सुविधा से आपका इलाज हो जा रहा है। और फिर देखिए इंडोस्कोप। अच्छा, अल्ट्रासाउंड का नाम सुने होंगे, सीटी स्कैन का नाम सुने हैं। अल्ट्रासाउंड देखिए, जो प्रेगनेंसी होती है उसकी जांच के लिए अल्ट्रासाउंड के द्वारा उसकी जांच की जाती है। सीटी स्कैन जैसे एमआरआई होता है, इसमें क्या होता है, पूरे बॉडी का स्कैन करके देखते हैं कि बॉडी में कहाँ डिफेक्ट है, कहाँ समस्या है, उसे पता कर लेते हैं। अब फिर देखिए, अच्छा सीटी का पूरा नाम क्या है, देखो इसको लिख लीजिए, कंप्यूटेड, COMPUTED
TED, टोपोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। CT का, इसी को स्कैन क्या हो जाता है, उसकी कॉपी करना। तो कोई पूछ सकता है CT स्कैन, CT का पूरा नाम बताइए, तो आप इसको लिख लीजिए कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये हुआ। और फिर यहाँ ध्यान दीजिए MRI का पूरा नाम क्या होता है, MRI। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, इनके पूरे नाम जानना जरूरी है, आप इसको जानते रहिए, लिखे भी रहिए। देखिए मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। अच्छा सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, ये सब एक ही हैं। अब टेली चिकित्सा के द्वारा, टेली चिकित्सा भी एक नवीनतम तकनीकी है। उसमें क्या होता है, डॉक्टर आपके पास नहीं आएगा, दूर से ही आपका क्या करेगा, इलाज कर देगा। टेली चिकित्सा में वहाँ से बैठ के आपको सलाह देगा, वीडियो कॉल कर लीजिए, आप एक दूसरे देखिए, उससे क्या करेगा, आपका इलाज करेगा। और ये भी है, जैसे लगता था डॉक्टर के पास जाने में आपको समय लगे, टेली चिकित्सा में क्या है, विश्व के किसी भी कोने में किसी भी डॉक्टर से आपको सलाह लेना है, परामर्श लेना है, 5-6 घंटे के अंदर में क्या होता है, उससे पूरा बढ़िया से सलाह ले सकते हो टेली चिकित्सा में। अब देखिए प्रत्यारोपण में भी नवीनतम तकनीकी चिकित्सा का प्रयोग किया जा रहा है। किसी का कोई ऑर्गन खराब है, जैसे मान लीजिए किडनी खराब हो गई, उसका ट्रांसप्लांट कर दे रहे हैं, दूसरे की किडनी उसको लगा दे रहे हैं। ट्रांसप्लांट मतलब उसको हटा करके दूसरा वहां पर लगा देना। आसान हो गया ना। पहले प्राचीन समय में ये सुविधा नहीं थी, किसी को पता ही नहीं था कि ये ट्रांसप्लांट होता है या नहीं होता है। और फिर ध्यान दीजिए, भारत ने देखिए जीका वायरस एक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है, जो कि शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसके लिए एक टीके की खोज की है जिसका नाम है जीका बैक। जीका बैक टीका है। अच्छा अब ध्यान दीजिए, बचपन में देखिए, अभी आपके समय में 1-2 साल पहले कोरोना फैला था, बहुत खतरनाक। उसके लिए क्या किया, इसी आधुनिक चिकित्सा ने उसमें क्या किया, वैक्सीन की खोज की, उसे लगाए, लोगों के जीवन का सुरक्षा किया। नहीं तो पहले क्या था, कोरोना से देखो कितने लोग मर गए, कितने लोगों की जानें चली गई, कितना परिवार बर्बाद हो गया, कितना आर्थिक रूप से नुकसान हो गया इसी कोरोना से। अगर ये आधुनिक चिकित्सा पद्धति या विज्ञान तकनीकी का प्रयोग नहीं हुआ होता तो हम लोग लगता है कि हम लोग भी जीवित नहीं रह पाते। इसने क्या किया, काफी कुछ बदलाव लाया। आवाज आइए, परिवहन को हमने बताया था ना, यातायात का, परिवहन का। आते हैं कृषि के क्षेत्र में, देखते हैं। कृषि के क्षेत्र में क्या किया है विज्ञान तकनीकी ने, जैसे कृषि में क्या किया है, नए नए उपकरण आए हैं कि नहीं, उन्नतशील बीज आए हैं, HYB हाई YIELD वैरायटी, ये क्या है, बीज हैं, हाई यील्ड वैरायटी बीज है। मतलब कि जो हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था उसमें इसी प्रकार के बीज का प्रयोग हुआ था। इसी को उन्नतशील बीज भी कहते हैं, यानी कम समय में कम स्थान से अधिक उत्पादकता प्राप्त करना, इसी सीड का हम प्रयोग करते हैं। अच्छा पहले लोग क्या है, परंपरागत तरीके से वही पुराने खाद डालना, सब कुछ उससे पैदा होता था, लेकिन उतनी उत्पादकता नहीं हो पाती थी, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती थी, लोग भूखे रह जाते थे। उसको दूर करने के लिए
उन्नतशील कृषि पद्धति को अपनाया गया। इस पद्धति में क्या हुआ, मशीनों का प्रयोग किया गया, हुआ ना, और उर्वरक का प्रयोग किया गया, सिंचाई तकनीकी प्रयोग की गई। पहले क्या था, सिंचाई लोग तालाब, नहर, कुएं से ऐसे उसी भरोसे रहते थे, बरसात के भरोसे रहते थे कि बारिश होगी तो हमारी फसल को पानी मिलेगा। लेकिन अब क्या है, ट्यूबवेल का लगा दिए हैं मशीन से। अच्छा, जहां पानी दूर तक भिजाना है उसके लिए क्या कर दिए हैं, पाइप का प्रयोग कर दिए ना, प्लास्टिक की पाइप आ गई, देखो उसको ले करके आप ले जाइए। अब सोलर पंप भी आ गया, आपको बिजली का बिल भी नहीं देना होगा, सोलर पंप सेट कीजिए, अच्छे से आपका पानी जमीन से वो निकाल लेता। छोटे छोटे पोर्टेबल जनरेटर आ गए हैं, पंपिंग सेट आ गए हैं, इसको ले जाइए आराम से लगा करके खेत की सिंचाई करके घर पे चले आइए। और दूसरी बात, बड़े बड़े मशीन आ गए हैं, थ्रेसर। पहले लोग क्या करते थे, बैलों से उसकी मड़ाई करते थे, लेकिन अब क्या आ गया, थ्रेसर आ गए हैं। अच्छा, थ्रेसर के बाद भी आ गए ऐसे मशीन आ गए हैं जो खेत में ही आपको काट करके फसल को आपके काट करके अनाज को अलग कर देंगे, और जो इससे उसका भूसा वगैरह होता है उसको क्या करेंगे, उसको भी अलग कर देंगे। तो मशीनों ने क्या किया, कृषि में काफी कुछ बदलाव लाया। अच्छा, हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति जो है, देखिए हरित क्रांति भी सुने होंगे ना, इसमें क्या है, हरित क्रांति में जो था फसल उत्पादन से संबंधित है, फसल उत्पादन से, इसको जान लीजिए। अच्छा, पीली क्रांति एक होती है, पीली क्रांति क्या है, ये जो है तिलहन, यानी जिसे सरसों वगैरह होगा जिससे तेल निकाला जाता है, उससे संबंधित है। और भूरी क्रांति, भूरी क्रांति का नाम सुने होंगे, भूरी क्रांति ये क्या है, ये उर्वरक से संबंधित है, उर्वरक में क्या है, उससे संबंधित है, यानी उर्वरक को बदल दिया। अब ध्यान दीजिए, खेतों में क्या लगा रहे हैं आधुनिक समय में, खरपतवारनाशी का प्रयोग कर रहे हो ना, खरपतवारनाशी, कीटनाशक जो फसलों में लग जाते हैं उसका प्रयोग करते हैं, जिससे कि फसल की सुरक्षा हो सके। अच्छा देखो, हम यहाँ थोड़ा इरेज कर रहे हैं, एक खरपतवारनाशी जैसे हो गया क्या, उसका बहुत फेमस है एक 2,4-D, 2,4-D का नाम सुने होंगे, मेटाक्लोर भी एक होता है, 2,4-D, मेटाक्लोर, ये सब चीजें क्या हैं, ये सब खरपतवारनाशी हैं। और DDT कीटनाशक होता है, इसका भी प्रयोग करते हो। और देखिए, सिंचाई में ड्रिप पद्धति का प्रयोग किया गया। जैसे पहले लोग क्या है, खेतों में से पानी लगा देते हैं फसल में ढेर सारा, फसल भी कभी कभी खराब हो जाती है और पानी तो बर्बाद होता ही। अब उसके स्थान पर क्या कर दिए हैं, ड्रिप पद्धति, मतलब इसे पूरा सिस्टम रहेगा, पाइप रहेगा, उसमें छोटे छोटे छिद्र रहेंगे, इससे क्या होगा, पानी क्या है वहां पर गिरेगा, पूरी फसल पर गिरेगा और फसल को आसानी से मिलेगा और पानी बर्बाद नहीं होगा। अच्छा, खाद भी जो डाल रहे हैं, उर्वरक डाल रहे हैं, अब लिक्विड में आ गया, नैनो यूरिया का नाम सुने होंगे, मतलब छोटी सी शीशी से आप कई एकड़ भूमि की खेतों की सिंचाई, मतलब उसमें उर्वरक का प्रयोग कर सकते हो। अब तो ड्रोन से भी सिंचाई हो रही है, ड्रोन देखते होंगे आप, ड्रोन का प्रयोग शादी विवाह में कर रहे हैं ना, ड्रोन कैमरे का, बैठे हैं कहीं ऊपर ले जा रहे हैं, उस कैमरे से फोटो ले रहे हैं, फिर पैर कैसे उसका पड़ रहा है, कैमरा ला दे रहे हैं, नीचे जा रहा है, यहाँ तक कि आप क्या कर रहे हैं पूरा क्षेत्र का पूरा ले रहा है। उसी तरह ड्रोन का प्रयोग किया गया है। आपको खेत में टहलने की जरूरत नहीं है, सब पूरा उसमें सेट कीजिए उर्वरक को लिक्विड में, और ऐसे ये जगह खेत के किनारे बैठ जाइए और उसको मशीन से उसको चलाइए और पूरे खेत में जिस तरफ चाहिए उस तरफ उससे छिड़काव कर लीजिए। बहुत कुछ परिवर्तन हुआ ना कृषि में। और फिर देखो, काटने के लिए, फसल काटने के लिए पहले क्या था, हम लोग हंसी से काटते थे, पूरा का दिन ऐसे चला जाता था, समय बर्बाद होता था और उतना काम भी नहीं हो पाता था। अब क्या है, अब तो वैसे भी देखो मजदूर नहीं मिलते हैं खेतों में काम करने के लिए, कोई काम नहीं करना चाहता, तो क्या है, उसके स्थान पे मशीन ने उनका स्थान ले लिया। अच्छा, मशीन जो है कम समय में अधिक से अधिक कार्य करते हैं, होता है ना। आइए, अगर हमको कई बीघे खेत की कटाई करना है, एक दिन काट लोगे, नहीं काट पाओगे, तो उसके लिए क्या करोगे,
मशीन का प्रयोग करोगे। मशीन है कई बीघे खेत की कटाई कर लेता है। जुताई करना है, ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। क्या होता है, अभी हमको बैल से जुताई करना है, ज़्यादा ज़्यादा 4-5 बिस्से, 8 बिस्से, 10 बिस्सा इतने खेत की जुताई कर पाते हो। लेकिन अगर ट्रैक्टर लगा दोगे तो एक दिन में कई बीघे खेत की जुताई हो जाती है। हुआ ना, ये परिवर्तन हो गया। अब आ जाइए इसमें ऊर्जा, ऊर्जा के क्षेत्र में जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा देखिए अब हम लोग परंपरागत तरीके से किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग करते थे। जैसे लोग लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, कंडी जलाते हैं, तो उससे उनको ऊर्जा मिलती थी खाना पकाने के लिए। अब क्या हो गया, बदल गया कि नहीं बदल गया? अब एलपीजी का प्रयोग कर रहे हो। एलपीजी, एलपीजी इसको क्या कहते हैं? इसको हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस, यानी जो गैस होता है इसको द्रव के रूप में बदल दिए हैं, लिक्विड के रूप में। कैसे वो बदलते हैं द्रव के रूप में गैस को? उसको बहुत अधिक दाब से उस पर प्रेशर लगा करके। देखो सिलेंडर में जो गैस भरा जाता है, मशीन से भरते हैं ना, पूरा प्रेशर साथ जो गैस रहता है उसमें लिक्विड हो जाता है जा करके। लेकिन जब वही दाब हट जाता है तो वह फिर अपने गैसीय रूप में आ जाता है। तो इसको एलपीजी का पूरा नाम है द्रवित पेट्रोलियम गैस। यहाँ लिख लीजिए इंग्लिश में भी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये पूरा मैं पूछूंगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एक होता है सीएनजी का भी नाम सुने होंगे, बसें उससे चल रही हैं, आजकल गाड़ियां चल रही हैं। देखो लोग पहले डीजल पेट्रोल का ज़्यादा प्रयोग करते थे, भाई धीरे धीरे इनका क्या होगा, सोर्स कम हो रहा है, इसका एक विकल्प आ गया है सीएनजी। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अब तो आ गया है इसका स्थान पे ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। इससे क्या हो गया, न तो किसी प्रकार का प्रदूषण हो रहा है। पहले वाले जो थे लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, इस सबसे क्या होता है, कोयला। ट्रेन देखे होंगे पहले किससे चलते थे? कोयला और पानी के भाप के इंजन से चलते थे ना। तो उससे क्या होता, बहुत हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता था। तो उसके स्थान पे क्या आ गया, बाद में आया डीजल आया, उससे अब उसके स्थान पे आ गया इलेक्ट्रिक, बिजली से चलने वाली ट्रेन देखे होंगे। आप जाइए ट्रेन रेलवे स्टेशन जाके देखिए, तो उसमें पटरी किनारे देखेंगे जैसे पिलर लगे, उसके पीछे से तार गए हैं। जैसे मान लीजिए पिलर है, ये पिलर है, यहाँ से तार गए और ट्रेन यहीं चलती है। फिर उसके बाद ये जो बाहर थोड़ा निकला रहता है, यहीं से ट्रेन से होता है, ऐसे एक निकला रहता है, इसी टच रहता है। जैसे जैसे चलता है वहाँ पर उसको एनर्जी मिलती रहती है। ये भी ऊर्जा है, ठीक है। अब देखिए और आ गए कुछ ऊर्जा के स्रोत हैं जो क्या है, अनवीकरणीय, और कुछ ऊर्जा के स्रोत हैं नवीकरणीय। अनवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं कुछ समय बाद क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे अनवीकरणीय में क्या था, रुको, देखो ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा के स्रोत हैं। पहला अनवीकरणीय और दूसरा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। ओके, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, ये सब ध्यान दीजिए। अच्छा देखो अनवीकरणीय में जैसे हो गया डीजल, हो गया पेट्रोल, हो गया कोयला, हो गया, ये सब क्या है, एक समय बाद इनका क्या होगा, समाप्त हो जाएंगे। एक समय बाद क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जो नवीकरणीय में है, जैसे हवा द्वारा जो मिलता है, जल द्वारा जो मिलता है, सूर्य द्वारा जो मिलता है, इन सबसे क्या है, ये लोग कभी समाप्त नहीं होंगे।
हाइड्रो एनर्जी इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एयर एनर्जी, इसको बोलते हैं सन एनर्जी। सोलर सिस्टम से देखे होंगे। अब क्या है, सोलर पैनल लोग लगवा रहे हैं क्योंकि बिजली का बिल इतना अधिक आ रहा है, उससे बचने के लिए क्या करना है, सोलर पैनल लगाओ, बिजली का बिल भी कम आएगा और आपका पैसा भी जो है बचेगा। तो आगे देखिए, सोलर सिस्टम से चलने वाली गाड़ियाँ आ गई। आप देखेंगे पहले क्या है, सोलर कुकर में भोजन भी बनाते हैं, आपको चूल्हा जलाने की ज़रूरत नहीं है। लकड़ी वाले चूल्हे पे जब खाना बनता है तो उसमें से जो गैस जो निकलती है, धुआं निकलता है, आँख में चला जाता है। उससे क्या होती हैं, महिलाएं ही खाना बनाती हैं तो बहुत कम समय में उनको आँखों से दिखना बंद हो जाता है, यानी समस्या होने लगती है। उससे बचने के लिए सरकार ने भी और लोगों ने जागरूकता फैलाई कि भैया यह जो ऊर्जा है यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हमको ऐसे प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग करना है जिससे हमारा स्वास्थ्य भी बना रहे और हमारा काम भी होता रहे। उसके स्थान पर क्या आ गया, तो आ गया सिलेंडर जो एलपीजी वाला होता है, उससे बनाते हैं, उसमें देखो धुआं नहीं निकलता है। उसके बाद आ गया, आप देखते होंगे माइक्रोवेव, हीटर टाइप का होता है, उसमें देखिए इसे लगाते हैं तो अपना आराम से बर्तन रखते हैं, खाना बन जाता है। फिर उसके बाद और भी परिवर्तन हुआ है, सोलर सिस्टम आ गया, रख दीजिए धूप में, आपका पूरा खाना तैयार हो जाता है। और गोबर गैस का सुने होंगे, गोबर गैस से भी ऊर्जा निकलती है, लोग बनाते हैं, उससे बिजली भी, बल्ब भी जलता है, खाना भी बनता है। तो ये सब क्या है, ये सब जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, यानी ये इस प्रकार की ऊर्जा का जो स्रोत है कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, क्या हुआ। अब आते हैं इसमें, देखें जैव हो गया, वन भी हो गए, और क्या कहते हैं पृथ्वी हो गया, पृथ्वी से भी ऊर्जा निकलती है ना, पार्थिव विकिरण से ऊर्जा निकलती है। और पवन हो गए तो बता दिए। अब इसमें देखो हमने बताया था क्या, पेट्रोल, कोयला, केरोसिन, केरोसिन का नाम सुने होंगे ना, मिट्टी का तेल, इससे भी ऊर्जा निकलती है। ये सब देखो, ये सब जो ऊर्जा है एक समय बाद क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे, अनवीकरणीय। लेकिन जो नवीकरणीय ऊर्जा है क्या होंगे, यह समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना, इसको नोट कर लो। अच्छा, ये भी देखा जाता है कि भविष्य की ऊर्जा और आधुनिक ऊर्जा को हम देखते हुए ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग ऊर्जा में जैसे नवीकरणीय, अनवीकरणीय सब चीजें हमने देख लिया। अब चलते हैं हम लोग व्यापार क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ, विज्ञान और तकनीकी ने क्या व्यापार में परिवर्तन दिया। व्यापार या वाणिज्य, इसमें क्या परिवर्तन हुआ, देखो ध्यान दो। पहले क्या था, लोग वस्तु विनिमय प्रणाली से व्यापार करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली जो होती थी कि जैसे हमारे पास चावल नहीं है, आपके पास गेहूं है, तो आपको चावल की जरूरत होगी और हमको गेहूं की, तो हम एक दूसरे से क्या कर लेते थे, अदला बदली कर लेते थे, होता था ना पहले। लेकिन फिर अब बाद में क्या हो गया, उसके स्थान पे एक मुद्रा का निर्माण हुआ। भारत की मुद्रा क्या है, अपने देश की मुद्रा क्या है, रुपया। रुपये के लेन देन से व्यापार करने लगे किसी वस्तु का। फिर धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, लोग जाते थे, एक जगह मंडी लगती थी, बाजार लगता था, वहाँ लोग सामान लेते थे, होता था ना। फिर उसके बाद सौदा लेकर के घर लाते थे। अब वह और आधुनिक में आ जाइए, अब मॉल खुलने लगे हैं। मॉल क्या होता है, बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं एक जगह, उसके अंदर चले जाओ, आपको सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा, मिल जाता है ना। चाहे आपको बिस्किट लेना हो, नमकीन लेना हो, साबुन, किराने का सामान, कपड़े का सामान, कोई भी सामान लेना है वहाँ एक ही जगह खुल जाएगा, मिल जाता है। तो बदल गया। अच्छा, अब वहाँ भी अगर नहीं जाना है, क्या करना है आपको, ऑनलाइन। मीशो कह रहे हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, ऐसे इस तरह के प्लेटफॉर्म खुल गए हैं जिससे आप घर बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, बिना गए अपने घर पे सामान को मंगा सकते हैं। और ये भी है, सस्ता भी मिल जाता है। मैं खुद अभी मंगाया हूँ कि जो शूज मैं दुकान पे लेने गया,
उसका प्राइस कुछ और था, लेकिन जब ऑनलाइन मंगा रहा हूँ उसका प्राइस कुछ और है। तो बदलाव हुआ ना कि भाई हम पहले क्या था, हमको सवारी ले जानी पड़ती थी, गाड़ी ले जाते थे, साइकिल या बैलगाड़ी, कुछ भी सामान उस पर लाद करके पूरा तब घर पे लाते थे। अब क्या हो गया, हमको कहीं नहीं जाना है, मोबाइल खोलो, सामान पसंद करो, ऑनलाइन अप्लाई कर दो, फिर पैसा भी लेके नहीं जाना है, उसी ऑनलाइन से पेमेंट कर दो, करते हैं ना। अब तो आ गया है स्वाइप मशीन है, क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड लीजिए, मशीन में से डालिए, इसे स्वाइप कीजिए, फिर आपका पेमेंट कट जा रहा है। ई कॉम सुविधा हो गई है कि आपके घर तक को पूरी सामान को पहुंचा रहा है। जैसे बिल कुछ भी है, मुद्रा हो गया, सब इंटरनेट के द्वारा क्या हो गया है, सब आसान हो गया है। बदलाव हुआ ना। लोग कैसे देखो, ऑनलाइन हो गया और स्वाइप मशीन से भुगतान करते हैं। अच्छा, क्रेडिट कार्ड भी हो गया। अब हमको पैसा लेके चलने की जरूरत नहीं है कि पूरा पॉकेट में पैसा रख के रहे या झोला लेके चले, बैग लेके उसमें खूब नोट। पहले क्या लोग बैग में लेके पैसा डालते थे, उसके बाद आया सूटकेस, अटैची, सब में लेके चलते थे, तो रास्ते में क्या होती थी, छिनैती होती थी, मार कर लूट के लेके चले जाते थे। अब ऐसा डर नहीं है क्योंकि अब कैशलेस सिस्टम आ गया। कैशलेस मतलब हाथ में पैसा नहीं लेके चलने की जरूरत है। कार्ड एक रहेगा, प्लास्टिक कार्ड, यानी उसको बोलते हैं प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक कार्ड से आप जाइए दुकान पर, कोई जान ही नहीं पाएगा आपके पास पैसा है कि नहीं है, क्या लेने आए हैं। कार्ड उसको दिखाइए, भैया हमको ये सामान लेना है, पूरा बिल बनवाइए, कार्ड स्वाइप कीजिए, तुरंत आपका बिल भुगतान हो जाता है। आसान होगा नहीं हुआ। अच्छा, अब आ जाइए ई गवर्नेंस। अच्छा, ये ऑनलाइन में देखो जैसे क्या क्या है बता दे रहे हैं। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, अच्छा कौन बोला था, मीशो हो गया, अमेजॉन हो गया, और भी कई प्लेटफॉर्म होंगे, बताइए कुछ दो चार, हम तो भूल रहे हैं जैसे। और कहाँ से कुछ मंगाते हो? नहीं मालूम, चलो कहाँ से? गूगल पे से। अच्छा हाँ, भुगतान जो करते हो आप लोग गूगल पे से, देखो कितना तेज। अच्छा, किसी प्रकार कोई शुल्क नहीं लेता है ना, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेगा आपसे, आराम से गूगल पे से उसका पैसा भेज दीजिए। आसान हुआ ना। अच्छा, ये हो गया आपका क्या कहते हैं व्यापार। आते हैं ई गवर्नेंस। सरकार देखो कैसे चलती है, आपके मोबाइल के द्वारा भी सरकार चलती है, घर बैठे बैठे। ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से चलाना सरकार को। देखो, सरकार कई प्रकार की योजनाएं लाती हैं, सुविधाएं लाती हैं। पहले के समय में पता ही नहीं लगता था कौन सी सरकार ने योजना लाई है, कौन सी सुविधाएं लाई हैं। जिसका अप्रोच रहता, जिसकी पहुंच रहती थी, जो प्रधान या किसी के साथ ज्यादा नेता के साथ संपर्क रहते थे, उन्हीं का फायदा होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या कर दिया सरकार ने, ई गवर्नेंस के माध्यम से जो समाज का सबसे निचला तबका है, सबसे ऊंचे पायदान से नीचे पायदान तक सबको सुविधाएं मिल जाती हैं। आसान हुआ नहीं हुआ? किसके द्वारा हुआ है? सब विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से हुआ है। अगर यह नहीं होता तो आपको सुविधा नहीं मिल पाती है। अच्छा, इंटरनेट के माध्यम से ई गवर्नेंस में क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से सरकारी क्या सुविधाओं को पहुंचाना क्या है, यही ई गवर्नेंस कहलाता है। कोई पूछता है ई गवर्नेंस क्या है, बताओगे इंटरनेट के माध्यम से सरकार की सुविधाओं को पहुंचाना, या सरकार द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं कल्याण, जन कल्याण योजनाएं, उसको पहुंचाना। हो गया ना। अब फिर ध्यान दीजिए, ये किसके लिए फायदेमंद है? यह अच्छे शासन का निर्माण करता है। इसमें किसी प्रकार का लूट खसोट नहीं होता है, घूसखोरी नहीं होती। अब जैसे आपको ऑनलाइन कुछ बनवाना है, मंगाना है, या फॉर्म भरना है, तो आप ऑनलाइन क्या करिए,
उसकी वेबसाइट जाइए, वहाँ क्लिक कीजिए, आवेदन कीजिए, हो जाएगा। जो शुल्क लगता है उतना ही लगेगा। लेकिन अगर यही ऑनलाइन नहीं होती, या तो किसी बाबू के पास या किसी जो वहाँ होता है 4th क्लास चपरासी होता है उसके पास जाते, तो वो भी कुछ ना कुछ आपसे लेन देन करता, 1000 लेता, 500 लेता, कितना लेता, कोई उसका लिमिट नहीं रहता। जैसे अभी पासपोर्ट बनवाना है आपको, कोई दिक्कत नहीं, आवेदन कीजिए, ऑफिस जाइए, वहाँ उपस्थित होइए, उसके बाद वहाँ आपका कार्य हो जाता है। और ई गवर्नेंस में देखो, जैसे ये भी होता है, आप पुलिस के द्वारा सुविधा भी लेना चाहते हो, आप ऑनलाइन मोबाइल से उससे एप्लीकेशन अपना डाल सकते हो, आपकी सुनवाई हो जाती है। अच्छा देखो ये भी है। अच्छा, ई गवर्नेंस के फायदे क्या हैं? पारदर्शी होता है, किसी प्रकार का इसमें चोरी नहीं होती है, जो सुविधा आती है सबको पता लग जाता है। अब जैसे आपको डीबीटी के द्वारा पैसा मिलता है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो ट्रांजेक्शन होता है, सबको मिल रहा ना? क्या कोई चाहेगा, कोई हेडमास्टर या कोई टीचर चाहेगा कि नहीं उस बच्चे को ना मिले, इसको रोक लें? ऐसा नहीं है। अगर आपका डिटेल भरा गया तो सबको पैसा मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना मिलना चाहिए। देखिए जैसे सरकार ने कर दिया है, किसान सम्मान निधि दे दिया है, उसमें क्या है, जो किसान उसके लिए पात्र है उसको सुविधा मिल रही है। राशन देख रहे हैं लोग, लेने जा रहे हैं, किसके द्वारा? इसी गवर्नेंस के माध्यम से ही सब कुछ वहाँ भी आसानी से मिल रही है। आप अंगूठा लगाइए, आपका डिटेल आ गया, ये इसके पात्र हैं, इनको मिल जा रहा है। आवास देखो मिला लोगों को इसी ई गवर्नेंस के माध्यम से, तो काफ़ी कुछ हमारा जो है जीवन स्तर सुधर गया। अच्छा देखिए, CSC जो देखते होंगे, CSC होता है, जन सेवा केंद्र होता है, ये सब ई गवर्नेंस में योगदान देते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक होता है उमंग। उमंग का नाम सुने हैं? उमंग, UMANG, तो इसको लिख लो पूरा नाम, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, नए युग के प्रशासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन है यह उमंग। यह ऐप क्या करता है? नागरिकों को, जो नागरिक है, नागरिक किसके कहते हैं? जो यहाँ पर अपने देश में वोट देने के लिए पात्र हो जाता है, वह नागरिक कहलाता है। ठीक है, सरकारी व निजी क्षेत्रों की सेवाओं की जानकारी एक ही स्थान पर मिल जाती है। जैसे उमंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमें सरकार के द्वारा जो योजनाएं या सेवाएं मिल रही हैं या प्राइवेट की, सबकी जानकारी उमंग से मिल जाती है। तो आज हम लोगों ने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा, सब कुछ जाना। फिर अगली कक्षा में मिलते हैं, विस्तार से बताते हैं क्या इसका योगदान है, क्या इसके लाभ हैं। तो आप लोग क्या करना है, घर पे किताब को एक बार दोबारा फिर पढ़ लीजिएगा, और फिर इसके जितने विकल्प वाले प्रश्न हैं तो इसको खुद से कर लीजिए। जैसे अब हम पूछें, अगर आपसे अगर पूछते हैं, ध्यान दीजिए, पहला का ले लेते हैं विकल्प, लिखो जैसे आधुनिक, पहला हम लिख दे रहे हैं, जैसे आधुनिक संचार का माध्यम मतलब साधन है। अब ऑप्शन में मैं दे रहा हूं, पहला इंटरनेट, दूसरा क्या है, पत्र, तीसरा कबूतर, चौथा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए इसमें कौन सा सही होगा? आधुनिक मतलब आज के समय में किसके द्वारा सूचना दी जा रही है, पहले जो सूचना दी जा रही है वह नहीं। आधुनिक मतलब मॉडर्न टाइम में कौन सा जो है उपकरण है या कौन सा माध्यम है जिसके द्वारा हम सूचनाओं को आदान प्रदान कर रहे हैं। चलो बताओ कोई। इंटरनेट, वेरी गुड। देखो इंटरनेट है,
क्या है, ये मॉडर्न तकनीकी है जिसके द्वारा सूचनाएं दी जा रही हैं, ली जा रही हैं। जो कबूतर हैं, ये पत्र हैं, ये सब क्या है, ये सब प्राचीन है, ये सब प्राचीन। पहले लोग बताए नहीं, पत्र से सूचना देते थे, फिर बाद में कबूतर के द्वारा, देखते होंगे पिक्चर मूवी में कबूतर, एक इस पे गाना भी बना था, जा कबूतर जा, मतलब जो चिट्ठी लेकर के, तो ये सब प्राचीन है। तो इस तरह आप इसका विकल्प के सभी प्रश्नों को हल कर लीजिएगा, फिर आगे जहाँ समस्या होती है मैं बताऊंगा। ठीक बच्चों, फिर अगली कक्षा मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही।